Hello everyone, welcome to Legal Bharat. This is the third video of this video series in which we are covering all the topics of Unit 1 of Constitutional Law of India, which is a subject in BA semester 5th. In this video, we are going to study what is the nature of Indian Constitution. Is it federal, unitary, or quasi-federal? तो ये चीज़ों में हम इसको एनालिसिस करेंगे अब हमारे देश के संविधान को ये यूनिटरी है या ये फेडरल है या ये क्वासी फेडरल है. The makers of Indian Constitution have carefully handpicked the provisions and drafted the present-day testament, that is the Constitution of India. हमारे देश के जो संविधान के जो मेकर हैं जिन्होंने बनाया है उन्होंने केयरफुली हैंडपिक करे हैं डिफरेंट प्रोविजंस और जो ये आज का ये ड्राफ्ट है ये वो टेस्टामेंट है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं. The Indian Constitution has been opined to be unitary by some, while it has been articulated to be federal by the others. कहते हैं बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ये हमारा जो देश का संविधान है यूनिटरी है, लेकिन काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इसको जैसे बनाया गया है ये फेडरल बनाया गया है. India's constitution is a federal. कहता है भारत का जो संविधान है वो फेडरल टाइप है. It is a member of the family of federations of which the better known members are USA, Canada and Australia. कहता है ये उन फैमिली का मेंबर है, फेडरेशन फैमिली का मेंबर है जहां जिसमें यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एक मेंबर स्टेट्स हैं और ये भी उसका एक मेंबर है. इन तीनों देशों में फेडरल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन. For the proper understanding of the nature of Indian Constitution, whether it is federal or unitary, we have to read the various features of Indian Constitution and deduce that whether they reflect federalism, unitariness or quasi-federal. कहते हैं इसको समझने के लिए हमें इन सारे फीचर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा. उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर निकल पाएंगे कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है. फेडरलिज्म क्या होता है? Federalism is a mixed or compound mode of government that combines the central government with state government in a single political system, dividing the power between the two. कहता है फेडरलिज्म एक ऐसा मिक्सचर ऑफ गवर्नेंस है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही पॉलिटिकल सिस्टम से बंधे होते हैं, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं वो प्रॉपरली डिवाइडेड होती हैं. A federal constitution envisages a demarcation of governmental functions and its powers between the center and the state as sanctioned by the constitution, which is a written constitution. The two necessary consequences which follows are. कहता है कि जो इनका जो फेडरलिज्म में जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और प्रॉपरली इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमार्केटेड होती है स्टेट और सेंटर के बीच में. कहता है नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं? दो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करनी पड़ेंगी फेडरलिज्म में. दैट द इन्वेजन बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑन द एरिया असाइन्ड टू द अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स ऑलरेडी डिवाइडेड हैं तो अगर सेंटर स्टेट की पावर्स में दखल अंदाजी करता है या स्टेट सेंटर की पावर्स में एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन दखल अंदाजी करता है उसको ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे. वो इसमें नहीं होता है. It is also said that any breach of constitution is a justifiable issue which is to be determined by the courts at each level of government functions within the area assigned to it by the court. कहता है अगर भी कभी भी ब्रीच होता है तो ये जस्टिफाइबल इशू है, ये कोर्ट में जा सकता है. स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के खिलाफ जा सकती है, सेंटर स्टेट के खिलाफ जा सकती है और कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई ये क्या इशू है, जुरिस्डिक्शन किसका बैठता है. फेडरल फीचर इन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके फेडरल फीचर्स क्या है? कहता है ऐसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज क्लियरली विजिबल बाय द नेचर ऑफ पॉलिटी लाइक बाय. कहता है जो हमारे देश का जो नेचर ऑफ पॉलिटी है जैसे सिटीजनशिप, पब्लिक सर्विसेज, जुडिशियल सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड व्हेन द यूनियन पावर प्रिवेल्स ओवर इन नॉर्मल टाइम. कहता है इन केसेस में तो यूनियन सरकार जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसी के ही चलती है. सिटीजनशिप सिंगल सिटीजन हमारा देश है, पब्लिक सर्विसेज वही मैनेज करती है, सेंट्रली जुडिशियल सिस्टम ही हमारा मैनेज और इमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे देश के संविधान. नंबर वन सिटीजनशिप लाइक कनाडा
India has also introduced a single citizenship, but there are no separate citizenships for states. कहते हैं इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और स्टेट सिटीजनशिप्स नहीं है. बहुत सारे देशों में स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है. Overall, the citizens of India enjoy the same right and could exercise it irrespective of the part of the country they belong to or their place of birth or the place of residence. The other federal states like the United States, Switzerland, and Australia allows its citizens to have dual citizenship, which means they could have national as well as state citizenship. The United States और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ड्यूल सिटीजनशिप्स होती हैं. आपके पास एक देश की भी नागरिकता होती है और आपके पास स्टेट की भी नागरिकता होती है. हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है. सेंट्रल ही सिटीजनशिप इशू करता है और वो हमारा देश का सिटीजन देश में कहीं भी किधर से भी रह सकता है या कहीं से भी आ सकता है. Public services. In US, the federal government as well as the state government have their own public services, and there is no as such a division of power between center and state as in India. कहता है यूएस में ऐसा सिस्टम है कि स्टेट और सेंटर के बीच में भी पब्लिक सर्विसेज भी डिवाइडेड है और प्रॉपर डिमार्केशन है. ऐसा नहीं कि इंडिया में तो स्टेट का जो कैडर के आईएएस अफसर हैं वो सेंटर में भी जाते हैं, सेंटर वाला स्टेट का काम करता है. ऐसा नहीं है. डिवीजन ऑफ पावर प्रॉपर यहाँ पर. The majority of public servants in USA are employed by the state, but they perform and administer both the union as well as the state laws which are applicable to their respective. तो कहता है majority जो यूएस में जो public servants होते हैं वो state government के employees होते हैं, लेकिन वो union का भी और state का भी दोनों के काम करते हैं. बट अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या प्रोविजंस है कि जैसे इंडियन सर्विस लाइक आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये स्टेट के भी होते हैं और सेंटर के भी होते हैं. The member of the service are appointed and trained by the union, and the services are intended to be both. कहता है इनके जो मेंबर हैं वो ट्रेन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है और उनको हम बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देते हैं. However, they all are under the supervision and control of the union government, which infringes on the federal nature of the polity. लेकिन कहने को तो वो स्टेट कैडर के आईपीएस या आईएएस अफसर होते हैं, लेकिन वो आते हैं यूनियन के सुपरविजन में ही है. तो इसलिए हमारे देश को है तो स्टेट कैडर में भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, लेकिन उनको यूनियन ही गवर्न करती है. तो इसलिए जो फेडरल नेचर ही माना जाएगा हमारे देश की पब्लिक सर्विसेज का. जुडिशियल सिस्टम कैसा हमारे देश का? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एज द हेड ऑफ. जैसे सुप्रीम कोर्ट है वो एक एपेक्स कोर्ट है, सबसे टॉप कोर्ट है हमारे देश में. उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं स्टेट के जो लोअर कैटेगरी के हैं. द सिंगल सिस्टम ऑफ गुड एनफोर्सेबल. जो कोर्ट का सिस्टम है वो सेंट्रल के भी लॉज और स्टेट के भी लॉज को एनफोर्स करता है. लेकिन यूएसए में क्या है कि उनका जुडिशियल भी बाइफरकेटेड है. फेडरल अलग है, स्टेट अलग है. इलेक्शन मिशनरी. द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस to the office of president, vice president and for all central and state. जो इलेक्शन कमीशन है वो भी हमारे देश में सेंट्रल है. वो स्टेट के इलेक्शंस भी करवाता है, इवन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी भी इलेक्शंस वो करवाता है. जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट तो प्रेसिडेंट ही करता है और स्टेट्स में उसमें कोई भी से नहीं होती है. स्टेट कुछ इंटरफेयर नहीं करता. लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है. यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि उनकी जो इलेक्शन मशीनरी है वो डिफरेंट है, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी. Bicameral legislature. The main features, which is in the definition itself, that there are at least two levels of governance in the country, but there is a possibility that there could be more than two levels of governance, and the entire power is not in the hands of वन गवर्नमेंट. हमारे देश में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. अपर हाउस, लोअर हाउस है. ठीक है, उससे क्या है कि वो भी एक टू लेवल था गवर्न, लेकिन इसका क्या मतलब है कि सारे की सारी जो पावर है हम एक सरकार के हाथ में नहीं होएगी और हर जगह एक दो लेवल ऑफ जो गवर्नेंस है वो उसमें रहेगी हर लेजिस्लेचर में, बल्कि स्टेट में भी और सेंटर में भी. Allocation of revenues. जो allocation of revenues है, in case of federal setup, there is a system for sharing and allocation of revenues between the center and the states. कहते हैं फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि रेवेन्यू शेयरिंग होती है प्रॉपरली स्टेट और सेंटर के बीच में. जस्ट द सेम है जैसे हमारे देश में भी है पावर. जैसे देयर इज अ सिस्टम ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट. हमारे देश में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पावर शेयरिंग का इक्वेशन है
रेवेन्यू भी ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो ये एक फेडरल की चीज मानी जाती है, फेडरलिज्म का ही एक फीचर माना जाता है। अच्छा, यूनिटरी फीचर्स क्या है हमारे देश के संविधान के? A state is called a unitary when it is governed and controlled by one single unit of governance and with one constitutionally created legislature, and the power flows from top to lower level in a hierarchy. कहता है यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, नॉर्मली छोटे देशों में होती है कि एक ही गवर्नमेंट होती है जो कंट्रोल करती है पूरे देश को। स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती यूनिटरी गवर्नमेंट में। Unitary state is a sovereign state governed by a single state in which central government holds the supreme power, and any division of power related to administrative decisions is exercised by the central government, which appoints officers and delegates duties and powers. यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है स्टेट को मैनेज करने के लिए, ये ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं जिनको ये ड्यूटीज देते हैं, लेकिन मेजरली एक ही गवर्नमेंट होती है यहाँ पर और वो सेंट्रली ही होती है। Difference between federal setup or unitary setup is that in a federal power system, powers are derived from both the center as well as the state government. Whereas a unitary system, the state derives its power from the central government as it delegates the power and authority. The power of authority unitary में सेंट्रल के पास ही होती है, फेडरल सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है, सेंटर के पास भी पावर होती है। Unitary features of Indian Constitution are union of states power to form new states and make changes in the boundaries। अब कहता है इंडिया में यूनिटरी फीचर क्या है कि हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट की जो बाउंड्री है, उसका जो एरिया है उसको वो कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स हमारे देश में बाइफरकेट हुए हैं, बिहार बिहार और झारखंड में डिवाइड हो गया, एमपी से छत्तीसगढ़ निकला, यूपी से उत्तराखंड निकला, तो ये सेंटर के पास होती है। स्टेट में इसमें कोई सही नहीं, स्टेट नहीं बोल सकता भाई हमारे स्टेट को मत डिवाइड करो। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है हमारे इसका कॉन्स्टिट्यूशन का। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, सिंगल सिटीजनशिप, वन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर प्रिवेल्स मींस यूनियन लिस्ट ओवर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, पावर to make laws related to state list, emergency provisions, appointment of governor, administrative decision directions to the state। कहता है यूनिटरी में क्या होता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर भी सेंटर ही अपॉइंट करता है स्टेट का, और इमरजेंसी पावर्स है उसके पास में। जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में उनके डिपार्टमेंट डिवाइडेड हैं, उसमें यूनियन लिस्ट की ही ज़्यादा चलती है और वो स्टेट में कभी भी उसको इन्फोर्स कर सकती है अपनी चीज़ों को। और सिंगल सिटीजनशिप है, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये यूनिटरी फीचर होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है इसके? यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया इज अ यूनियन। जो हमारे देश का आर्टिकल 1 है वो क्या बोलता है? जो इंडिया है दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, व्हिच इंप्लाइज टू थिंग्स, दैट इट इज the not as a result of agreement between the two, and the first one is that it is not the result of an agreement among the states, and the second is that the states have no power to separate itself। कहता है इसमें फीचर यही है कि भैया ये एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में। जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो यूनाइटेड स्टेट डिफरेंट कॉलोनी से उन्होंने एग्री करा स्टेट से, चलो हम देश बनाते हैं मिलकर, इसीलिए उन्होंने अपने पास भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन रखे कि भैया ठीक है, लेकिन हम अपने पावर्स भी अपने हाथ रखना चाहते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स तो बोलता है आर्टिकल 1, लेकिन ये कोई स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है। और स्टेट्स की अगर कभी मन हो कि हम भाई आप इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते, तो उनके पास वो पावर ही नहीं है कि अपने आप को वो इंडिया से सेपरेट कर सके। Power to form new states. In India, the government has the power to separate or alter the boundaries and is laid down in Article 3 of the Indian Constitution. Here, central could change the existing boundaries and can make new states. When Britishers ruled India, there were no independent states and there were only provinces that were formed by the British based on administrative convenience. At that time, states were created, but they were artificially created, and a provision to alter the boundaries and to create new states was done as per requirements. The states in India do not enjoy the right territorial integrity as it is seen in the United States of America। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ना हर स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, कोई भी दूसरा स्टेट किसी दूसरे स्टेट का एरिया अपने अंदर में नहीं कर सकता। इंडिया में ऐसा नहीं है,
ब्रिटिश भी जब यहाँ पर थे तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स तो नहीं बनाई थी, उन्होंने प्रोविंसेस बनाई थी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के हिसाब से जो उनको कन्वीनियंट लगता था उसको प्रोविंस में डाल देते थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 3 में यही प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट किसी को नई स्टेट बना सकती है और किसी स्टेट की बाउंड्रीज बढ़ा सकती है, कम कर सकती है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब के कन्वेंस से, कि भाई जो उनको गवर्नेंस ताकि वो इजी हो सके, इसके हिसाब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। और ये एक यूनिटरी फीचर है। वन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में, कोई स्टेट का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं है। जब यूएस और ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स के पास भी अपना अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा। यूएस और ऑस्ट्रेलिया में ड्यूअल सिटीजनशिप्स होती हैं, दैट इज द फेडरल, दोज आर फेडरल स्टेट्स। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सिंगल ही सिटीजनशिप है। मोर पावर टू द यूनियन इन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो भी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, एरिया, डिपार्टमेंट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं स्टेट्स और सेंटर के बीच में, उसमें ज्यादा पावर यूनियन लिस्ट में ही है। इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर has been made in such a manner that the central government has a majority of powers and is defined in the seventh schedule, which contains the distribution of power and is divided in three lists: the union list, which contains 100 subjects; the state list, in which there are 61 subjects; and then the concurrent list, in which there are 52 subjects. State list में 61 subjects हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स, सेंटर में 100 से मतलब डिपार्टमेंट्स, और दोनों में जो कंबाइन जो उनके ओवरलैप करते हैं वो 52 सब्जेक्ट्स हैं। एंड इन केस ऑफ एन ओवरलैप, अगर कोई ओवरलैप हो जाए, मतलब ऐसा काम जिसमें जो स्टेट भी कर सकती है सेंटर में कर सकती है, तो यूनियन की ही चलती है, यूनियन के पास ही ज्यादा पावर है, वही काम करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्री डोमिनेंस ऑफ द यूनियन लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट, कहते हैं क्योंकि यूनियन लिस्ट जो है उसकी डोमिनेंस है कंकरेंट लिस्ट पे भी और स्टेट लिस्ट पे भी। Even the residuary powers, which are the power to make laws on the matter not mentioned in the list, are given to the union government, which are otherwise in US and Australia given to the federal units. कहते हैं जो रेजिडुअली पावर है, मतलब जो थोड़े बहुत पावर हैं, जो मतलब फ्यूचरिस्टिक में कोई नई टेक्नोलॉजी है, इस पर कोई कुछ बनाना हो, कुछ कोई कोई लॉ बनाना हो, तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि वो स्टेट्स को दी हुई है, लेकिन इंडिया में वो यूनियन को ही दी हुई है। वो पावर, जैसे मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नए इंटरनेट में कुछ नए डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, तो उसके लिए अगर कोई नया लॉ बनाना हो तो सेंटर के पास ही उसकी अथॉरिटी है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, अच्छा, द इक्वलिटी ऑफ यूनिट्स इन ए फेडरेशन इज एट इट्स बेस्ट व्हेन गारंटीड बाय देयर इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कहता है जब स्टेट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो अपर हाउस में, तो ही वो फेडरल स्ट्रक्चर माना जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पर अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। ट्रू फेडरेशन में क्या होता है, जैसे अमेरिका में, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन, चाहे भले ही पॉपुलेशन कम है, लेकिन उनके सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे सेनेट में, जो उनका अपर हाउस है, जैसे यहाँ का राज्यसभा वहाँ का सेनेट। उससे क्या होता है, जब कोई भी वोटिंग होनी होती है तो किसी भी स्टेट के पास ऐसा नहीं होता कि उसकी पॉपुलेशन कम है तो उसकी बेचारे की कभी चलेगी ही नहीं, उसको भी वोटिंग में वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उनके पास बराबर रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका साइज क्या है और उनकी पॉपुलेशन क्या है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन है उसके ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं राज्यसभा में। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इज मोर पॉपुलेटेड देन अदर स्टेट्स, तो जो भी प्रधानमंत्री बनता है वहीं से बनता है, उसी स्टेट से, और जो भी कोई लॉज बनते हैं वो उत्तर प्रदेश के ही रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करते हैं कि हाँ ये इसमें हाँ करनी है ना करनी है। जो छोटे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो बेचारे कभी अपनी से रख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन ही कम है। उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड है, जबकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था अपर हाउस में। चलिए हम इसका ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि आखिर हमारा देश फेडरल, इसके पास फेडरल क्वालिटीज भी हैं, फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। अब क्या हम अपने देश को क्या बोलेंगे, हमारा देश क्या है? इट्स हार्ड प्राइमा फेसिया टू कॉल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो मुश्किल है कि हम उसको फेडरल बोले या यूनिटरी बोले, क्योंकि इसमें दोनों ही फीचर्स इम्पैक्ट है।
We see that the word federal which was used in the draft जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना था उसमें तो फेडरल वर्ड यूज हुआ था, लेकिन जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो उसमें वो जो फेडरल वर्ड था वो हटा दिया गया था. But in the actual structure, we see that our constitution has divided the powers between the center and the state and has provided states with a considerable amount of authorities. तो एक्चुअल में स्टेट्स का भी थोड़ी बहुत अथॉरिटीज हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है कि सारी पावर सेंटर के पास में है. तो लेकिन डिवीजन ऑफ पावर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. Separate elections are providing states autonomy to decide whether to go with certain policies of the center or not. Make a great case of the federalism of India. और कहता है यहाँ पर स्टेट इलेक्शन सेपरेटली होती हैं ताकि सेंटर की जो पॉलिसीज हैं, अगर कोई स्टेट उससे इत्तेफाक नहीं रखता है, नहीं मानता उस चीज को, तो इसलिए उनके स्टेट की जो इलेक्शन अलग से ही होती हैं. एज अ प्राइम फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, as all the prime features of federalism are present in our constitution to a large extent. फेडरलिज्म के जो प्राइम फीचर्स हैं वो तो लार्जली हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में काफी हद तक है. ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 1 प्रोवाइड्स इंडिया टू बी पॉली, कहता है दूसरी तरफ इंडिया आर्टिकल 1 जो इंडिया को बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलता है. एंड आर्टिकल 3 and 4 provides center enormous power to decide the boundaries and organization and reorganization of the states. कहता है आर्टिकल 1 तो बोलता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 सेंटर को इतनी प्रोविजंस दे, पावर्स, इनॉर्मस पावर दे देता है कि वो स्टेट की बाउंड्रीज और ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन सब कुछ कर सकता है. तो अगर स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या ही रह गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, कहता है प्रोविजन जो है गवर्नर अपॉइंट करने का, चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का, इमरजेंसी और सिंगल सिटीजनशिप, ये सारे जो अदर फीचर्स है ये हमारे देश को यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाते हैं. लेकिन इन कंक्लूजन इट वुड बी राइट टू से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन imbibes both federal and unitary features in its constituents and does not rigidly complement with any of it. कहता है rigidly तो ना unitary है ना ही rigidly ये federal है. Hence it would be perfect to call it, इसलिए हम इसको quasi-federal बोल सकते हैं कि फेडरल नहीं है पूरा, थोड़ा बहुत यूनिटरी जो दोनों इसको quasi-federal बोलेंगे. Quasi-federal is a system which is a federation with a strong center, and that is what we follow in India. It is conclusively proven in the above discussion of the paper. Thus, we conclude that India is neither a unitary nor a federal state. It is something which we call a quasi-federal state. कहता है जो quasi-federal system है ये फेडरेशन होती है स्टेट्स की, लेकिन इसका सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है ताकि कोई स्टेट बाहर ना जाए, कोई स्टेट अपनी मनमानी ना करे, इसीलिए सेंटर स्ट्रांग बनाया गया. तो इसलिए हमारे देश को सही में जो इसका जो बोल सकते हैं उसको क्वासी फेडरल स्टेट बोलते हैं. इसी के साथ हमारा इस सब्जेक्ट का जो यूनिट 1 है खत्म होता है. जो अगली वीडियो आएगी वो यूनिट 2 को हम उसमें कवर करेंगे. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें. और मैंने टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करा है, वहाँ पर आप नोट्स ले सकते हैं. तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.